सो हेलो एवरीवन, मैं सैफान अली स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीवी क्लासेस 2.0 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे से पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। जो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 आप देख सकते हैं। यह भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, या ऑप्शन बी घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समांतर क्रम में संयोजित करने पर जो प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का जो कुल प्रतिरोध होता है ना, वो बच्चों कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। समांतर दो क्रमों में परिपथ को जोड़ा जाता है। विद्युत के मैटर में अगर बात करें तो जो परिपथ होता है ना, उसको दो क्रम में जोड़ा जाता है। पहला क्रम होता है समांतर क्रम और दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम। इन दो माध्यमों से परिपथ को जोड़ा जाता है। अब एक चीज़ और, आप इस लेसन में पढ़ेंगे आगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मैं सब पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव जितने प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से ना, उन्हें पूरा करा दिया जाए। तो आप देखते रहें, मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे सुचालक कहते हैं। तो आंसर ए सही हो जाएगा, सुचालक कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी विद्युत धारा है वो परिपथ में या किसी सेल में बहती है। तो आप यहाँ पे इसके चार्जेस को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिस परिपथ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, एसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अर्थात एसी कहते हैं। और जो दिष्ट धारा होती है वह क्या कहलाती है? डीसी। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो देखो, जो वोल्ट मीटर होता है ना, जिससे वोल्टेज को मापा जाता है, तो उसका क्रम पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्रम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि क्यों जोड़ते हैं, और जोड़ा इसे किस क्रम में जाता है? तो इसे समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या वह अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, या कम प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए, या फिर अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, या कम ताप प्राप्त करने के लिए? कोई एक ऑप्शंस है जिसमें आपका आंसर छिपा है। आप हमें अपने आंसर्स का जवाब कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका मेन जो रीज़न है ना, वह है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अधिक प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी प्रश्न आया था कि धारा अगर दोनों दिशाओं में बहती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा है, अर्थात एसी कहते हैं। और जिस विद्युत परिपथ में
धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसी को क्या कहते हैं, डिस्थ धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसे कहते हैं दिष्ट धारा, यानी कि इसे कहते हैं डीसी। इसे क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और आप ये याद रखें डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अब ये क्या है, जैसे मान लो ये धारा एक दिशा में धारा बहती हुई जा रही है इधर से इधर, और ये विपरीत दिशा में भी धारा इधर बहती हुई जा रही है। तो ये कैसा हो गया सिस्टम, तो ये आपका हो गया एसी वाला, एसी वाला। पर यहाँ पूछा गया है कि अगर विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे डिस्थ धारा, यानी कि ये जो धारा बहती हुई जा रही है सिर्फ इसकी दिशा कैसी है, एक ही दिशा है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्थ धारा और ये हो जाएगा एसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभव कौन सी राशि है। आपने कक्षा 9th की क्लास में पढ़ा होगा सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो वही प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, क्या वह सदिश राशि है या अदिश या दोनों। तो जो विद्युत विभव होता है वह एक अदिश राशि है। आप लोग ने 9th क्लास में इसको जरूर पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि ये उसका मेन चैप्टर है। और अगर आपको नहीं आती हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ तो आप हमें कमेंट करके बताएं बच्चों, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अदिश राशि है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है। सॉरी बच्चों, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया है कि वह प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो पहला ही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुणा में 10 की घात 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है, मतलब कैसी होती है, कम या ज़्यादा। और इधर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि इक्वल वैल्यू इसकी क्या होती है। तो जो धातु तथा मिश्र धातुएं होती हैं उनमें जो प्रतिरोधकता होती है वह अत्यंत कम होती है, बहुत कम मात्रा में इसकी जो है प्रतिरोधकता होती है। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर का सही हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है, सॉरी मात्रक क्या है, क्या यह वाट है या वाट प्रति घंटा है या यूनिट है। तो जो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वह क्या होता है, यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका व्यापारिक जो नाम है, सॉरी मात्रक है ना, वो क्या है, यूनिट है, यूनिट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है। एक माइक्रो एम्पियर के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है और परीक्षा में एक सवाल इससे ज़रूर आएगा। इस तरह के सवाल को दिमाग में सेट कर लीजिएगा और ज़रूर से आप इसको रट लें। इनसे एक प्रश्न ज़रूर बनने वाला है। तो एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो यह होती है 10 की घात -6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी होती है, 10 की घात -6 होती है एक माइक्रो के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर -6। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसका सूत्र आपको याद करना होगा और छोटा सा सूत्र है मगर बहुत काम का है, तो इसे आप ज़रूर से याद कर लें। तो आई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है आई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक क्या होता है, तो वाट। तो यहाँ W बराबर क्या होगा वो पूछा गया है, तो जो W बराबर होगा ना वो आई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल जो प्रश्न बनते हैं ना भौतिक विज्ञान में, उसमें काम आने वाला है। तो बच्चों मैं न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत की जाए, फिर आपको न्यूमेरिकल और जो है आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। जो विद्युत फ्यूज होता है ना, उससे एक प्रश्न तो मान लीजिए कि आराम से बन ही जाएगा, चाहे वो 1 नंबर का बने चाहे 2 नंबर का, या फिर कुछ बड़ा भी पूछ सकते हैं। तो जो लघु पतन होता है ना, यहाँ पे पहले आप आंसर देखो कि आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस अवयव का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। और ये होता क्या है, यही होता है विद्युत फ्यूज जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी ऊर्जा होती है 1 जूल के बराबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो ये कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ना, उसके लिए आप से पूछा गया है कि आखिर उसका सूत्र होता क्या है। तो उसका जो सूत्र होता है वह होता है R बराबर V/I। क्या होता है, R बराबर V/I। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, R बराबर V/I। अच्छा, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। आर जहाँ क्या होता है, आर जहाँ पर होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध। अब इसको इक्वल कर देते हैं और जो वी होता है वो विभव कह सकते हैं या विभवांतर कह सकते हैं। तो प्रतिरोध इक्वल टू विभव और ये बटे में आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई मतलब, आई से मतलब क्या होता है, धारा से होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा कितना होगा, बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा, कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो लघु पतन के समय जो विद्युत समय जो परिपथ होगा उसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा, बहुत अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों, बहुत अधिक कैसे हो जाएगा। तो बच्चों जो जब विद्युत प्रवाह हाई हो जाता है ना, तो फ्यूज उड़ जाता है। तो उसी समय का पूछा गया है। ये मैंने अभी आपको फ्यूज के बारे में बताया था, ये उसी तरह का फ्यूज है। कई प्रकार के ये फ्यूज हुआ करते हैं जो विद्युत परिपथ में लगा दिए जाते हैं, जिससे अनावश्यक जो विद्युत धारा का प्रवाह होने वाला होता है ना, उसको ये अपने ऊपर उसका लोड ले लेते हैं, जिससे कि हमारे घरों में लगी वायर तार वगैरह जो भी होते हैं ना, और जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वह सारे के सारे सेफ रहते हैं।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है विद्युत धारा का मान लघु पतन के समय। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? और ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न जरूर से आता है, तो आप इसको लिखकर याद कर लें। तो क्या पूछा गया है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कि जो बिजली भेजी जाती है, तो वह बिजली कितनी होती है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। इस तरह का आंसर आप बच्चों कमेंट करके भी बताया करो, जिससे आपका भी मनोबल बढ़े और मेरा भी मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो घरों में विद्युत की सप्लाई दी जाती है वह होती है 220 वाट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कितनी होती है? 220 वाट पर प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इस तरह की लाइट हमारे घरों तक जो विद्युत धारा है इतने पावर की पहुंचाई जाती है। अब बच्चों इसमें होता क्या है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको अगर इसका अगर व्याख्यान करके आपको बताएं तो देखो, जो मेन ट्रांसफार्मर होता है ना, जो ट्रांसफार्मर मेन होता है कहाँ पे? जो मेन स्टेशन होता है विद्युत का, तो वहाँ से हमारे पास लाइट जो ट्रांसफार्मर में आती है ना, वह आती है 11,000 वोल्ट की। तो चलो अभी इसको देखते हैं, एक सेकंड। ये हमारे पास जो मेन स्टेशन है, ये प्रश्न अच्छे से बच्चों तैयार कर लो, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। और ये प्रश्न आप देख लो, लिखा है हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो वह की जाती है 220 वाट पर प्रत्यावर्ती धारा को रोपित किया जाता है। और इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो मेन स्टेशन है ना लाइट का, बिजली का जो मेन स्टेशन है, वहाँ से हमारे पास लाइट आती है ना, तो वह आती है कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में ये जो लाइट आती है ना, वहाँ से आती है, तो वो कितनी होती है? 11,000 वोल्ट की। तो 11,000 वाट की आती है। अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद ट्रांसफार्मर से जब हमारे गांव गली या मोहल्ले तक आती है, तो उसका जो वाट होता है ना, तो यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी? तो यहाँ से ये जाएगी हमारे, मान लेते हैं कि मोहल्ले तक। तो ये जो मोहल्ले तक जाएगी ना, तो ये कितनी होगी? 440 वाट की होगी। ठीक है ना? तो अब फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद ये होता है कि ये जो लाइट है ना, फिर जो हमारे घरों तक आती है, जो ये घरों तक आती है ना, वह कैसी होती है? तो वह होती है 220 वाट की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आती है। तो अच्छे से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के जो प्रवाह की दर होती है उसी को तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको चित्रण में भी दिखाया गया है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और आवेश की प्रवाह की दर क्या है? जो आपको चित्रण में भी नज़र आ रहा है यही है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक बह रहे हैं ना, वही ये इधर को भी बह रहे हैं, आप इधर को डाइवर्ट होके भी बह रहे हैं विपरीत दिशा में। तो यही पूछा गया है कि ये जो जो आवेश होता है ना, इनका गमन करना ही आवेश कहलाता है। जो ये विद्युत धारा गमन कर रही है ना, यही क्या है? आवेश। जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, तो और ये घूमते कैसे हैं? प्लस से ये माइनस की ओर जाते हैं और फिर माइनस से प्लस की ओर चले जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आवेश के प्रवाह की दर के बारे में पूछा गया है, तो किसकी दर की बात की जा रही? तो यहाँ पे ये विद्युत धारा की बात ही की जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? क्या यह ऋणात्मक आवेश होता है या धनात्मक या फिर दोनों? चलो बच्चों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो यह जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चलो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। तो जो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षा होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन वहीं परमाणु की बाह्य कक्षा में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस का क्या होता है, चार्ज होता है। तो देखो मान लीजिए ये कोई अणु है या इसका कोई केंद्र है, तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये इसके बाहरी दिशा बाहर की ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। और जो हमारे बीच में जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इनके साथ और क्या होता है, इनके साथ भी कोई एक अणु होता है, तो वह होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो बीच में यहाँ पे केंद्र के बीच में रहते हैं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और अब आप देखें कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कैसा आवेश होगा, तो इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। और अगर बात करें इसकी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की अगर बात करें तो यह धनावेशित होता है, तो ये धनावेशित हो गया। अब ये जो आपका न्यूट्रॉन है ना, तो ये तो भाई कैसा होता है, इस पे कोई आवेश होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भैया न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डिस्क धारा या फिर एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों धाराएं। तो जो डिस्क धारा होती है इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या वह डिस्क धारा होती है या प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो बच्चों जो बैटरी होती है ना, उसमें आपकी डीसी होती है यानी कि डिस्क धारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो प्रश्न है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों तो फिलहाल मैंने इस वीडियो को लास्ट कर लिया है और ये चैप्टर भी एंड हो चुका है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे विद्युत धारा से एमसीक्यूज़ मैंने वो सारे आपको करा दिए हैं। और अगर आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मान लो कि आपका काम निश्चित रूप से हो गया, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जितना आएगा इन्हीं प्रश्नों से आने वाला है, क्योंकि आपका जो कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना बच्चों, वो एकदम लिमिटेड है। तो चलिए बच्चों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।